हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुक्राफ्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सीखने के नियम तथा कक्षा में उनकी उपयोगिताएं। आज हम जानेंगे कि सीखने के क्या क्या नियम होते हैं तथा उनकी कक्षा में किस तरह की उपयोगिता होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक को कि थॉर्नडाइक 1920 ने सीखने के जिन नियमों की व्याख्या की है वे आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इन्होंने कुछ नियम बनाए हैं वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है तथा शिक्षक गण मतलब कि अध्यापक उन नियमों कक्षा में प्रयोग करके उन नियमों को कक्षा में प्रयोग करके अपने अध्यापन को अधिक सफलीभूत बना सकने में समर्थ हुए हैं। तो ये नियम आज भी माने जाते हैं और सीखने के नियमों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। पहला है सीखने के मुख्य नियम और दूसरा है सीखने के सहायक नियम। तो इन दोनों तरह के नियमों के भीतर थॉर्नडाइक ने कई नियम की चर्चा की है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से नियमों की चर्चा की है उन्होंने। सीखने के मुख्य नियम के अंतर्गत तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम आता है। इसके 3 नियम है सीखने के मुख्य नियम में। आइए पहले पढ़ लेते हैं तत्परता के नियम के बारे में। तत्परता का नियम ये बताता है कि सीखने वाले व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हैं तथा किन किन परिस्थितियों में उन्हें खीज उत्पन्न होती है। और उन्होंने इस तरह की निम्नलिखित 3 परिस्थितियों का वर्णन किया है। खीज मतलब क्यों ना दिक्कतें आती हैं। पहला ये कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर तो रहता है और उसे वह कार्य करने दिया जाता है तो उसमें उसे संतोष मिलता है कि हाँ मुझे ये आता था और मैंने इसका आंसर दे दिया। दूसरा, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उसे वह कार्य करने नहीं दिया जाता तो उसमें खीज उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उसे बहुत गुस्सा आता है बच्चे को कि मेरे को आंसर आता था लेकिन मैंने हाथ भी खड़ा किया लेकिन मुझे आंसर देने नहीं दिया, तो उसे गुस्सा आता है। ठीक है, ये खीज है। तीसरा है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं रहता परंतु उसे वह कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है तो उसमें उसे खीज उत्पन्न होती है। यहाँ पे भी यही बताया है कि जब बच्चे को आंसर नहीं आ रहा है उसे ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया जाए कि आप आंसर दो और उसे नहीं आ रहा है तो उसे भी गुस्सा आता है। तो ये 3 बातें यहाँ पे बताई गई हैं। स्पष्ट है कि सीखने वाले व्यक्ति में संतोष या खीज होना व्यक्ति की तत्परता पर निर्भर करता है। तो यह नियम शैक्षिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके शैक्षिक महत्व की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला ये कि शिक्षकों को पहले बालकों की अभिरुचियाँ एवं अभिक्षमता का मापन कर लेना चाहिए। इससे इनकी तत्परता का उन्हें सही ज्ञान हो कि उनकी बच्चों के जो पाठ्यक्रम है वो इस तरह से बनाने चाहिए कि उनकी रुचि का ध्यान रखकर कि वो बच्चे किस चीज़ में रुचि लेंगे और किस में नहीं लेंगे। अगर वो रुचि ले भी रहे थे क्या उनकी क्षमता इतनी है कि उस चीज़ को सीख सकें। सॉरी। दूसरा है कि शिक्षकों को बालकों की तत्परता के अनुरूप शिक्षण देना चाहिए कि बच्चा उसको सीखने में रुचि तो रख रहा है लेकिन क्या वो उसे सीख पा रहा है या नहीं, तो उनके अनुरूप शिक्षण देना चाहिए। उन्हें अपने अध्यापन कार्य में उन विषयों पर अधिक बल डालना चाहिए जिनकी ओर बालकों की तत्परता तथा रुझान अधिक हो। अगर बच्चा खेल में पढ़ना पसंद करा तो उसे खेल में ही सिखाया जाए। तीसरा, ये ऐसी परिस्थिति में बालकों में आत्मसंतोष अधिक होगा और वे विषय को सीखकर लंबे समय तक उसे धारण किए रहेंगे। तो ऐसे क्या है, बच्चे बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे और सीखने के लिए तत्पर रहेंगे। यह है तत्परता का नियम। अब बात कर लेते हैं अभ्यास के नियम की कि अभ्यास का नियम इस तथ्य पर आधारित है कि अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है कि जब हम किसी कार्य को बार बार प्रैक्टिस में लाते हैं तो वो चीज़ें हमें अच्छी तरीके से समझ आ जाती हैं, तो हम अपने में पूर्ण हो जाते हैं। अभ्यास का नियम ये बताता है कि अभ्यास करने से उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है कि उद्दीपन मतलब कि जिस चीज़ लक्ष्य की प्राप्ति हम करना चाह रहे हैं वो क्लियर हो जाता है, और अनुक्रिया तो उसको करने के लिए हम अनुक्रियाएं करने लगते हैं तो इसका संबंध क्या मजबूत हो जाता है।
तथा अभ्यास रोक देने से यह संबंध कमजोर पड़ जाता है कि हम चलो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं याद कर पा रहे, हम छोड़ देते हैं, तो वो कमज़ोर पड़ जाता है कि हम ना तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर, या उसका विस्मरण हो जाता है, उसे हम याद करना छोड़ते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। इस व्याख्या से स्पष्ट है कि जब हम किसी पाठ या विषय को बार बार दोहराते हैं तो उसे सीख जाते हैं। इसे थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम कहा है कि हम उसे उपयोग में ला रहे हैं बार बार, तो इसलिए उसे सीख जाते हैं, इसे उपयोग का नियम कहा गया है। तथा दूसरी तरफ जब हम किसी पाठ या विषय को दोहराना बंद कर देते हैं तो उसे भूल जाते हैं, तो इससे उन्होंने अनुपयोग नियम कहा है, जिससे भूल गए अनुपयोग, जिसे सीख गए उपयोग का नियम। इस तरह से आप याद कर लीजिए इसको। इस नियम का भी शैक्षिक महत्व काफ़ी है, जिसे निम्नलिखित ढंग से दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहला बताया है कि शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक बार विषय या पाठ को दोहराने दें और इसमें उन्हें कोई जल्दबाजी भी नहीं बरतनी चाहिए। और दूसरा बताया कि छात्र किसी सीखे गए विषय को अधिक दिनों तक याद किए रहें, इसके लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों से बीच बीच में सीखे गए विषय को देखते रहने के लिए भी सुझाव दें। तो ये बताया गया है नियम में। और तीसरा नियम ये बताया है कि शिक्षकों को कक्षा में यह समझा देना चाहिए कि यदि छात्र सीखे गए विषय को बीच बीच में दोहराएंगे नहीं तो उसका विस्मरण हो जाएगा, यानी कि वो भूल जाएंगे। परंतु अभ्यास के नियम को ही छात्रों को सीखने का एकमात्र आधार नहीं बना लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं, और जो निम्न प्रकार से हैं। क्योंकि रटी रटाई चीज़ें क्या है, सिर्फ बच्चा रट लेगा, उसको समझ नहीं पाएगा। फिर पहला ये कि छात्र मात्र अभ्यास से किसी विषय को जल्दी नहीं सीख पाते, सीखने के लिए उन्हें अभ्यास के साथ साथ सूझ और समझ की भी ज़रूरत होती है। ये सिर्फ रटना नहीं है, समझना भी है। दूसरा ये कि अभ्यास नियम इस बात की भी व्याख्या करने में असमर्थ रहता है कि समान अभ्यास रहने पर भी विभिन्न बालकों के शिक्षण स्तर में क्या है, भिन्नता होती है। क्योंकि कुछ छात्रों को शिक्षण वक्र में तेजी से बढ़ोतरी होती है और कुछ छात्रों के शिक्षक वक्र में धीमी या मंद गति से बढ़ोतरी होती है। तो कुछ छात्र जो है बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ छात्र बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। तीसरा ये कि अभ्यास नियम द्वारा शिष्यों के शिक्षण की प्रक्रिया की व्याख्या ठीक ढंग से होती है, परंतु बड़े बालकों और किशोरों के सीखने की व्याख्या जो है ठीक ढंग से नहीं हो पाती। कि छोटे बच्चों को सिखाना काफ़ी आसान सा लगता है, लेकिन काफ़ी टाइम तो लगता है उनको सीखने में, लेकिन बड़े बच्चों को सिखाना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि बड़े बालक एवं किशोर मात्र पुनरावृत्ति के आधार पर नहीं बल्कि अन्य कारकों जैसे रुचि, रुझान, अभिसंपा, प्रेरणा और आदि के आधार पर सीख लेते हैं। तो बड़े बच्चों में रुचि भी होती है। तीसरा, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति क्या है कि किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। किसी कार्य या अनुक्रिया का प्रभाव व्यक्ति में या तो संतोषजनक होता है या खीज उत्पन्न करता है। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख लेता है तथा खीज उत्पन्न होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को दोहराना नहीं चाहता। कि बच्चे से जबरदस्ती पढ़ाया जाए तो बच्चा कभी भी नहीं पढ़ेगा, वह उसे भूल जाएगा। यदि व्यक्ति को अनुक्रिया करने के बाद पुरस्कार दिया जाता है तो उससे उसे संतोष मिलता है, और उसे दंड दिया जाता है तो उसमें खीज उत्पन्न होती है। कि बार बार मारेंगे तो बच्चा क्या है, अकड़ में रहेगा कि ये लो अब मुझे और मार लो तब भी नहीं पढ़ूंगा। लेकिन उसे अगर पुरस्कार दिया जाए कि देखो आज आपको ये चीज़ मिली है, कल आपको कुछ और मिलेगा, तो इससे क्या है, बच्चा पढ़ने के लिए उतावला हो जाएगा कि अब मैं पढ़ूंगा तो मुझे गिफ्ट मिलेगा। प्रभाव नियम के अनुसार किसी अनुक्रिया को इसलिए सीख लिया जाता है क्योंकि व्यक्ति में अनुक्रिया को करने के बाद संतोषजनक प्रभाव होता है। 1930 के बाद जो है थॉर्नडाइक ने अपने इस प्रभाव नियम में क्या है, संशोधन किया है, कुछ बदलाव किया है। बताया कि पुरस्कार तथा दंड का प्रभाव बराबर तथा एक दूसरे के प्रतिकूल नहीं होते हैं। उन्होंने बताया कि पुरस्कार के प्रभाव से किसी अनुक्रिया को दोहराने की संभावना तो बढ़ जाती है, परंतु दंड से किसी अनुक्रिया को दोहराने की संभावना
कम नहीं होती है। कि जरूरी नहीं है बच्चे को हर समय पुरस्कार दिया जाए या फिर हर समय दंड ही दिया जाए। दूसरे शब्दों में दंड किसी अनुक्रिया को कमजोर करने में प्रभावकारी नहीं होता है। कि इस तरह स्पष्ट है कि 1930 के बाद प्रभाव नियम आधा ही सत्य रह गया। पुरस्कार से उद्दीपन अनुक्रिया को संबंध मजबूत होता है परंतु दंड से कमजोर नहीं होता है। तो ये जरूरी नहीं कि दंड ना ही दिया जाए। दंड, अगर दंड का काम करे बच्चा तो दंड भी देना चाहिए कभी कभी, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसे थॉर्नडाइक ने संक्षेपित प्रभाव नियम भी कहा है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि संक्षेपित प्रभाव नियम किसे कहते हैं। प्रभाव नियम की उपयोगिता कक्षा के शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताई गई है, जो इस प्रकार से है। पहला ये कि शिक्षकों को कक्षा का वातावरण डरावना बनाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें कक्षा का वातावरण ऐसा बनाकर रखना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक खुश हों बच्चे और अध्यापन से संतुष्ट हों। दूसरा यह है कि शिक्षकों को अध्यापन करते समय बालकों का उत्साह बढ़ाना चाहिए ताकि उनमें छात्र अधिक से अधिक आत्मसंतुष्ट हो और वे सीखने के लिए भी प्रोत्साहित हो। तीसरा है कि शिक्षकों के वे पाठ्यक्रमों को या अध्यापन किए जाने वाले विषयों को एक ऐसे क्रम में व्यवस्थित करके छात्रों के सामने उपस्थित करें कि छात्रों की अभिरुचि एवं रुझान बना रहे तथा शिक्षण से छात्र अधिक से अधिक संतुष्ट हो। उनका पाठ्यक्रम इस तरह का होना चाहिए जिससे वो मज़े से पढ़ सकें। चौथा ये कि शिक्षकों को अपनी पुरानी आदत का प्रयोग अर्थात दंड का प्रयोग ना के बराबर ही करना चाहिए, क्योंकि प्रभाव नियम से यह स्पष्ट हो गया है कि दंड एक प्रभावकारी प्रविधि नहीं है। अब यहाँ पे सीखने के सहायक नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उपर्युक्त तीनों नियमों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। ये पांच सहायक निम्नलिखित हैं। देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। पहला, बहु अनुक्रिया का नियम। यह नियम बताता है कि किसी भी सीखने की परिस्थिति में व्यक्ति क्या है, अनेक अनुक्रियाएं करता है। वो सारी अनुक्रियाएं जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती हैं, ठीक है। इससे कुछ अनुक्रियाएं जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं होती हैं, ऐसी भी अनुक्रियाएं करनी पड़ती हैं, उन्हें व्यक्ति भूल जाता है तथा वह अनुक्रिया जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है उन्हें वह सीख लेता है। यह है आपकी बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा यह है कि मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। यह नियम बताता है कि शिक्षण की प्रक्रिया बहुत हद तक क्या है, व्यक्ति की मानसिक वृत्ति तथा मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। और मानसिक वृत्ति से क्या है तात्पर्य कि किसी कार्य को करने की तत्परता से होता है। और मानसिक वृत्ति और मनोवृत्ति से सिर्फ यह नहीं पता चलता है कि व्यक्ति क्या करेगा, बल्कि यह भी पता चल जाता है कि वह किस चीज़ से संतुष्ट होगा या किस चीज़ से संतुष्ट नहीं होगा। तीसरा है तत्व प्रबलता का नियम। तत्व प्रबलता का नियम के अनुसार क्या है, किसी भी सीखने की परिस्थिति में सुसंगत या असुसंगत दोनों ही तरह के तत्व होते हैं, जिसकी प्रबलता का सार्थकता अलग अलग होती है। व्यक्ति सुसंगत तत्वों को अलग कर लेता है क्योंकि उसकी सार्थकता अपेक्षाकृत कम होती है। चौथा, अनुरूपता या सादृश्यता का नियम। इस नियम के अनुसार क्या है कि व्यक्ति किसी नई परिस्थितियों में वैसी अनुक्रिया को करता है जो उसके पूर्व अनुभव या पहले सीखी गई अनुक्रियाओं के सादृश्य होती है। इस नई परिस्थिति में पहले सीखी गई परिस्थितियों से कितना हस्तांतरण होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों परिस्थितियों के सामान्य तत्व क्या है, कि सामान्य तत्व की जो संख्या है वो कितनी है। पांचवा ये कि साहचर्य स्थानांतरण का नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता जो है व्यक्ति में है, एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो जाती है। यदि एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में परंतु परिवर्तनों के बीच भी उत्पन्न किया जाए तो अंत में वही अनुक्रिया एक बिल्कुल ही नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद में जो है इसे क्लासिकल अनुबंध कहा जाता है। फिर इस तरह से स्पष्ट
है कि सीखने के कई नियम हैं और इन नियमों की शैक्षिक उपयोगिता और महत्व भी काफ़ी है। आई होप ये सारे नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।